आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर होगा। इसमें क्लास 10th से संबंधित प्रश्नों को जा रहे हैं घुमा फिरा के। बिल्कुल सिंपल से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको वास्तव में समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको टेस्ट बहुत ही जल्द मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं संसाधन क्या है भैया। संसाधन किसे कहते हैं? वह प्रत्येक वस्तु जिससे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सके, साथ ही आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। सिंपल सी ये डिफिनेशन हो गई। पूछा जाए कि संसाधन क्या है, तो ये डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर संसाधन की बात की जा रही, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, अजैव संसाधन और जैव संसाधन। सिंपल सा अपोजिट है दोनों। अब देखते हैं कि जैव संसाधन होते क्या हैं। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। इन संसाधनों में जीवन व्याप्त होता है। अब ये कह सकते हैं कि जो जैव संसाधन होते हैं उनमें जीवन होता है, ये जीवित होते हैं। जैसे में आप देख पा रहे हैं मनुष्य, पशुधन यानी पशु की श्रेणी में जो भी आ जाए, वनस्पति, मत्स्य जीवन, ये सब क्या, इन सभी में जीवन व्याप्त है। तो ये कैसे संसाधन है? जैव संसाधन है। बहुत ही सिंपल से संसाधन क्या होते हैं, जस्ट इसका अपोजिट होगा, जैव का अजैव हो जाएगा। वो था बायोलॉजिकल रिसोर्सेस और ये क्या है? नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। ये निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। आपने इसके पहले क्या देखा? ये सजीव होते हैं या इनमें जीवन व्याप्त होता है। तो जस्ट अपोजिट हो गया, ये निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। एज ए एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जैसे है धातुएं और चट्टानें, तो इनमें क्या होता है? इनमें जीवन नहीं होता। तो ये हो जाएंगे हमारे अजैव संसाधन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन फाइनलिटी, अर्थात समाप्यता के आधार पर संसाधन की बात कर लेते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं। पहला है रिन्यूएबल, अर्थात नवीकरण। लिखा है जिन संसाधनों को भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः बनाया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं भैया? रिन्यूएबल रिसोर्सेस या कह लीजिए नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आप देख लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा, वन्य जीवन, ये सब किसके उदाहरण है? नवीकरणीय में से कौन सा नवीकरणीय है या अनवीकरणीय संसाधन है? तो आपको पता होगा कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः बनाया जा सके, वे क्या है? अच्छा, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन खत्म नहीं होंगे, इनके भंडार बहुत ज़्यादा हैं, सीमित हैं, ऐसे कह लीजिए। ठीक है भाई, सौर ऊर्जा ये कभी खत्म होने वाली चीज़ें नहीं है, पवन ऊर्जा नहीं खत्म होगी, जल ऊर्जा भी रहेगी। वो बात अलग की है कि पीने का पानी शॉर्टेज हो जाए, कमी हो जाए, लेकिन ये महासागरों में तो है ही है ना, वन ऊर्जा तो रहेगी ही रहेगी ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये है हमारी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय, अर्थात जिसको नवीन संसाधनों के विकास में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये एक दो दिन में नहीं बनाए जा सकते या 1000-2000 साल में नहीं बनाए जा सकते, इनमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे में आप देख लीजिए खनिज और जीवाश्म ईंधन। अब देखिए आगे है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, देखिए ये जो 200 समुद्री मील की दूरी है इसे कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ध्यान देना, से परे खुले महासागरीय संसाधनों पे किसी देश का अधिकार नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाए, आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि समुद्र तटरेखा से कितनी दूरी? 200 समुद्री मील की दूरी से परे जो क्षेत्र होते हैं उन पे क्या होता? उन संसाधनों पे किसी देश का अधिकार नहीं होता, किसी भी देश का। नोट में देखिए इन संसाधनों का उपयोग कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किया जा सकता है। तो आपका प्रश्न यही बन सकता है कि इन संसाधनों का उपयोग किसकी सहमति से किया जा सकता है? तो किसकी? कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की। ये ध्यान देना, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखिए आगे है
विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। पहला है संभावी संसाधन, इसे कहते हैं पोटेंशियल संसाधन, जो किसी प्रदेश में मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन क्या उनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न कैसे बन सकता है। प्रश्न आपका बन सकता है कि संभावी संसाधन कहते हैं, ऐसे प्रश्न आपका बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा कि आपका संभावी संसाधन किन राज्यों में उपलब्ध हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन, इसे डेवलप्ड रिसोर्सेस कहा गया है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन। दो गैसों कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। अब यहाँ पर देखिए ये जल है, जल की बात हम कर रहे हैं, आपको और चीज़ें नहीं देखना है, ठीक। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि जल किन दो गैसों का मिश्रण है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक। आगे है सतत पोषणीय विकास। क्या है, सतत पोषणीय विकास, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बगैर वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, इसे ही सतत पोषणीय विकास। वर्तमान में उन आवश्यकताओं की आप पूर्ति करिए, लेकिन इतना ज़्यादा ना उसका दोहन कर लीजिए कि आने वाली आपकी पीढ़ी प्रभावित हो जाए उस चीज़ से, तो इसे क्या कहा गया है, सतत पोषणीय विकास कहा गया है। अब अगला है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्थान है रियो डी जेनेरियो, जो कि किस देश में पड़ता है, ब्राजील में पड़ता है पृथ्वी सम्मेलन, ठीक। इसमें अब प्रश्न आपका बन जाए कि कितने देश पार्टिसिपेट किए थे, तो 100 से अधिक देश इसमें शामिल हुए थे इस पृथ्वी सम्मेलन में। उद्देश्य क्या था इस पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित करने का, इसका आयोजन विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए किया गया था। ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्ट, क्या उद्देश्य था। इस सम्मेलन में वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमत जताई गई थी। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली थी। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी कई चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं कि एजेंडा 21 को स्वीकृति कब मिली थी, तो भैया प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली थी। अब आगे देखते हैं कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए यहाँ पर ये जो आप देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास, समस्याओं का समाधान ढूंढना, तो ये उद्देश्य था पृथ्वी सम्मेलन का। लेकिन यहाँ एजेंडा 21 के उद्देश्य की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। ये देखिए होता क्या है ना, जैसे कि भाई जो बड़े बड़े घरों में एसी में बैठे हैं, अगर वो गाँव की पॉलिसी तैयार कर रहे हैं तो उनको क्या जानकारी है कि गाँव में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया था एजेंडा 21 में कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 खुद तैयार करे, क्योंकि वहाँ की स्थिति क्या है, हालात क्या है, उससे बेहतर कौन जान पाएगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग खुद तैयार करें। तो ये था एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य। अगला पॉइंट है स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए थे। अब आपका ये प्रश्न बन सकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए गए, तो प्रथम से ही पहली ही पंचवर्षीय योजना में इसकी बात रख दी गई थी या प्रयास किया जाने लगा था। हाँ, अगला है गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण के संबंध में कहा था। क्या कहा था, बहुत बढ़िया पॉइंट है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है।
तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट रहा है, गांधी जी का रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि किसके संबंध में था, तो ये था संसाधनों के संरक्षण के संबंध में। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। अगला है, सुमेसर ने अपनी पुस्तक का क्या नाम था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में संसाधन संरक्षण विषय पर गांधी जी के दर्शन की चर्चा की है। तो यहाँ पर देखिए कई पॉइंट्स हमारे क्लियर हो रहे हैं। एक तो पहला ये है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी है, सुमेसर ने लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने चर्चा किस पे किया, संसाधन संरक्षण पर गांधी जी के दर्शन की चर्चा की है। किस पे, संसाधन संरक्षण, अर्थात गांधी जी के जो विचार थे संसाधन संरक्षण को लेकर के, उसका जिक्र इन्होंने किया है। किसने, सुमेसर ने किया है अपनी पुस्तक किसमें, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। अब अगला है, भारत में लगभग 43% कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, 43%, 43% पे, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक होता है। सीधी सी बात है भाई, मैदानी क्षेत्र या बराबर क्षेत्र होगा तभी वहाँ पे कृषि अच्छे से हो सकती है, या कि उद्योग लगाए जा सकते हैं, औद्योगिक कार्य किए जा सकते हैं। अगला है, पर्वत पूरे भूक्षेत्र के 30% भाग पे, अब ये यहाँ पे पर्वत है तो पूरे भूक्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पे फैला है, 30% है। अब देश का लगभग 27% भाग कैसा है भैया, पठारी है। तो ये क्लियर हो गया आपका कि 43% पर मैदान है और पर्वत जो है कि 30% पे है और पठारी भाग कितना है, 27 है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती, 10% से भी कम कृषि क्षेत्र वाले प्रदेश कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर 10% से भी कम क्षेत्रफल पर कृषि होती है, जबकि पंजाब और हरियाणा में कितना है, 80%, बहुत बड़ी बात है। अब है राष्ट्रीय वन नीति 1952। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी, 1952 में, के अनुसार देश के 33% भूक्षेत्र पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी कपड़ा और मकान, देखिए रोटी कपड़ा में अब रोटी का मतलब यहाँ पे आप भोजन से ले लेंगे, ठीक है, भोजन है, सिर्फ रोटी नहीं पता चला आप कहें कि सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। कितना, 95%। देखिए भाई जैसे ये हो गया हमारा भोजन और इधर ये कपड़ा, ठीक, कपड़े पे आप ध्यान दीजिएगा बाकी नहीं, ठीक है, और यहाँ पर जैसे मकान का ऐसा सिंबल समझ लीजिए। तो क्या कहा गया है, रोटी कपड़ा और मकान का कितना प्रतिशत भाग, 95% भाग भूमि से ही प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर है, भूमि निम्नीकरण के कारण क्या होते हैं, कारण व स्थान हम देखते हैं। तो कारण यहाँ पर है और यहाँ स्थान है। देखिए पहला यहाँ पे देखिए, वनोन्मूलन, यानी वनों का उन्मूलन हो रहा है, कटाई हो रहा है, इससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। अब ये कहाँ कहाँ हुआ भैया, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है। अब अति पशुचारण से भूमि का निम्नीकरण कहाँ कहाँ है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। अधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण कहाँ कहाँ है भैया, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, इस पे ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। अब हम आगे देखते हैं, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पूछा जाएगा भैया मृदा कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय है। अब जलोढ़ मृदा की बात, हिमालय की 3 प्रमुख नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। तो ये एक अच्छा प्रश्न आपका हो गया कि जलोढ़ मृदा हिमालय की कितनी नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है, तो 3 नदी तंत्रों, कौन कौन से हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अब यहां पे देखते हैं, जलोढ़ मृदा देश की महत्वपूर्ण मृदा है। संपूर्ण उत्तरी मैदान इसी से बना है, इसी से मतलब जलोढ़ मृदा से बना है। पर अब हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा के प्रकार, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, आप सभी को पता होगा, बांगर और खादर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, होती रही हो लेकिन अब नहीं होगी।
बांगर कहते हैं पुरानी मृदा को, ठीक। पुरानी मृदा बांगर है, इसमें कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। जो पुरानी मृदा है बांगर है उसमें क्या होता है, कंकड़ ज़्यादा होते हैं। दूसरी है खादर, खादर नवीन है, ठीक है। देखिए खा पहले आता है, बाद में आता है, तो खा जो है कि नया हो गया, तो खादर नवीन जलोढ़ मृदा होगी, इसमें महीन कण होते हैं। ध्यान देना, जो नया है उसमें महीन कण है, जो पुराना है उसमें कंकड़ ज़्यादा है। ये बहुत एक सिंपल सा पॉइंट है जो आपको समझ लेना चाहिए। जलोढ़ मृदाओं में पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होने के कारण बहुत उपजाऊ होती है। देखिए अब यहाँ पर आपके बहुत अच्छे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि जलोढ़ मृदाओं में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो क्या है, पोटास, फास्फोरस और चूना। तो क्या होता है, ये मृदाएं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं। तो प्रश्न आपका ऐसे सिंपल सा आ सकता है कि कौन सी मृदा बहुत उपजाऊ होती है, तो क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं काली मृदा की, इसे रेगर कहा जाता है, ठीक है। रेंग देखिए कहीं कहीं किताब में रेंगुर भी आपको मिलेगा, ठीक। तो काली मृदा रेगर मृदा, इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके जो उपनाम होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो काली मृदा को क्या कहते हैं, रेगर मृदा कहते हैं, और क्या कहते हैं, काली कपास मृदा कहते हैं। क्योंकि काली मृदा कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, इसीलिए काली कपास मृदा कहते हैं। काली मृदा बहुत महीन कण या क्ले से बनी होती है, इसमें नमी धारण की क्षमता बहुत तेज होती है, बहुत होती है। किसमें, काली मृदा में, इसमें नमी बहुत ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है। काली मृदा का क्षेत्र अब हम देखें तो दक्कन का पठार, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। ये कह लीजिए कपास वाली मृदा पाई जाती है या फिर रेगर मृदा पाई जाती है। अब आगे है, काली मृदाओं में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं। काली मृदा में कौन कौन से तत्व होते हैं, पौष्टिक तत्व, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने। गर्म और शुष्क मौसम में काली मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं, गहरी दरारें। तो देखिए जैसे ये आपकी यहाँ पर गहरी दरारें हैं, ठीक। तो ये आपको समझ, ज़्यादा गहरी दरारें पड़ती हों ये समझने के लिए मैंने लगाया है। क्या है, काली मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी की बात यहाँ करें तो इनका रंग लाल रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के इनका रंग पीला जल योजन के कारण होता है। देखिए ज़्यादा जल जहाँ पे भरा रहेगा लगातार तो क्या हो जाएगा, मृदा का रंग पीला हो जाएगा। लाल मृदा दक्कन पठार की पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में है। ये मृदाएं अर्थात लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लैटेराइट मृदा की। किसकी, लैटेराइट मृदा। यह मृदा अम्लीय होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अम्लीय और क्षारीय दो होते हैं। तो जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होगा, किससे, 7 से कम होगा, वह अम्लीय मृदा होगी। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपका क्लियर कर दूं, अम्लीय और क्षारीय में बोलने वाली चीज़ें ना हो। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 से नीचे आएंगे तो सबसे पहले आ आता है, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और 7 से ऊपर जाएंगे तो लास्ट में 6 से क्षत्रिय आता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इससे नीचे आएंगे तो आ अर्थात अम्लीय होगा और ऊपर जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा। अगर इतना ही है तो क्या है, उदासीन है, अर्थात ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है। पीएच मान पे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसमें पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है, ठीक है। किसमें, लेटराइट मृदा में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अच्छी होती हैं। मरुस्थलीय मृदा की अब हम बात करते हैं। ये मृदाएं रेतीली और लवणीय होती हैं। कौन सी मृदाएं, मरुस्थलीय मृदाएं। कैसी होती हैं, रेतीली और लवणीय होती हैं। इनका रंग लाल और भूरा होता है। पश्चिमी राजस्थान में इन मृदाओं को कृषि योग्य बनाया। जो मरुस्थलीय मृदा होती है वहाँ पे कृषि करना आसान नहीं होता, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में इन मृदाओं को इस योग्य बनाया गया है कि कृषि की जा सके। मृदा अपरदन की अब हम बात करते हैं तो मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहा जाता है। क्या है भैया, मृदा कट रही है, बह रही है पानी की वजह से, तो उसे क्या कहेंगे, मृदा का अपरदन कहते हैं।
मृदा अपरदित भूमि जोतने योग्य नहीं होती, इसे उत्खात भूमि या बैड लैंड कहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे जो अच्छा पॉइंट है आपका वो यही है कि किस मृदा को उत्खात भूमि, भाई जिस जाहिर सी बात है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है इसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि उत्खात भूमि क्या है भैया, गेस लगाएंगे, समझ लीजिए। मृदा अपरदित भूमि, किस भूमि को मृदा अपरदित भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं या बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहा जाता है। कहाँ पे? चंबल भूमि में। सोपान कृषि की अब हम बात करें तो पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। देखिए सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि एक ही हो गई, ध्यान दीजिएगा। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि कौन सी कृषि मृदा अपरदन को रोकती है या कह लीजिए नियंत्रित करती है या कम करती है, तो कौन सी कृषि? सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि। अगला है पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग। पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करने के लिए फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। किसके बीच में? फसलों के बीच में, जिसे पट्टी कृषि रिलेटेड बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने बनाए हैं जो कि वर्तमान में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिर्फ प्रश्न की सीरीज रहेगी और आप देखिएगा, आप टेस्ट जरूर दीजिएगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वास्तव में आप कितना सक्षम हैं आगे कर पाने में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।